डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें हम महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती चैप्टर नंबर 7 स्वागत है का एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड के रिलेटेड अन्य वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। 11th स्टैंडर्ड का जो रिड्यूस सिलेबस है वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम चैप्टर 7 स्वागत है, जिसे श्याम दानेश्वर जी ने लिखा है, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्वागत है काव्य में दी गई सलाह। तो इसमें आपको क्या एडवाइस दी है पोएट ने, आपको ये बताना है कि पोएट ने आपको एडवाइस क्या दी है। पोएट कह रहा है कि जो आपकी ओल्ड मेमोरीज़ हैं, जो पुरानी यादें हैं, उनको आप भूल जाइए, क्योंकि उन्हें याद करके सैड होने से, दुखी होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को भुला देना चाहिए। प्रथम स्वागत करते हुए दिलाया विश्वास। प्रथम स्वागत करते हुए उसे क्या विश्वास दिलाया जा रहा है कि हम सभी जो है एक ही मदरलैंड के हैं, हमारी माँ एक ही है, हम एक ही मदरलैंड की संतान हैं, चाइल्ड हैं, जो अलग अलग देशों में शैटर्ड हो गए हैं, बिखर गए हैं। आगे है मारिच से बना शब्द। मारिच से क्या बना है? मॉरिशस। मॉरिशस के लिए मैं आपको एक बता दूं कि हमारी माइथोलॉजी में क्या है कि जब रामायण में मारीच का वर्णन हमें देखने को मिलता है कि वो एक राक्षस था जिसको रावण ने सीता हरण के वक्त भेजा था, और उसका पीछा करते करते राम ने जब उन्हें उस मृग रूपी मारीच का वध किया तो वो मोती बन गया। और कहा जाता है कि उन्हीं मोतियों को जहाँ फेंका गया वह स्थान क्या आज का मॉरिशस बना हुआ है, वही स्थान आज के मॉरिशस के नाम से प्रसिद्ध है। तो आगे हम बढ़ते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ। यह तो हमने डाले हैं, क्वेश्चन है, यह तो तब था घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले हैं। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है हमें। तो ये जो उपर्युक्त पंक्तियां हैं ये श्याम दानेश्वर द्वारा रचित स्वागत है कविता से ली गई है। ये पोएम क्या है? स्वागत है। और इसके कवि कौन है? श्याम दानेश्वर। यहाँ पर कवि ने गिरमिटियों के जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। गिरमिटियों की जो लाइफ थी उसको उन्होंने पोर्ट्रे किया है, यहाँ पर डिस्पिक्टेड किया है, उनकी जो हार्ट टचिंग लाइफ जो उन्होंने जी है। तो ये गिरमिटिया कौन थे? ये गिरमिटिया जो थे वो ब्रिटिश रूल में जो हमारे भारतीय हैं, इंडियंस को एक करार जो होता है ना, अनुबंध, ट्रीटी जिसे कहते हैं, उसके अनुसार फिजी, सूरीनामा, मॉरिशस आदि देशों में मजदूर बनाकर भेजा गया था। और ये मजदूर जो है आगे चलकर गिरमिटिया कहलाए। तो ये गिरमिटियों के जीवन का जो उनकी लाइफ थी उसको पोर्ट्रे किया गया है उन्होंने। और जो वहाँ पर दूसरे देश में जाके उन्होंने जो क्रिएटिविटी दिखाई है उसका भी यहाँ पर हमको क्या मिलता है? डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। उनकी संवेदनाओं का, उनकी सृजनशीलता का पोएट ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारतीयों द्वारा किए गए हार्ड वर्क को दिखा रहा है। जो भारतीयों ने उन देशों में जाकर इतना हार्ड वर्क किया है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। वो कहता है कि हमारे जो फोर फादर थे वो मॉरिशस कब पहुँचे थे, वहाँ पर कब गए? वो तब गए जब वहाँ पर सिर्फ पत्थर था, स्टोन और ग्रास ही थी, उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। तो उन स्टोन और घास में, उसमें जान किसने डाली है? उसमें जान हमने डाली है। पोएट क्या करना चाहता है? पोएट ये डिस्क्राइब करना चाहता है, ये स्पष्ट करना चाहता है, वो ये क्लियर कर देना चाहता है कि जब भारतीयों को वहाँ पर ले जाया गया था, जब हम इंडियंस वहाँ पर गए थे, तो उस समय की कंडीशन ऐसी नहीं थी, वो पूरा उजाड़ था, अनलुक्ड लगता था वो मॉरिशस। लेकिन जब भारतवासियों ने अपना हार्डवर्क किया, उस हार्डवर्क से ही उस मॉरिशस को क्या बनाया? प्रॉस्पेरस बनाया, एनरिच बनाया। भारतवासियों की, इंडियंस की कड़ी मेहनत, कड़े हार्डवर्क का ही जो परिणाम है वो क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट है ये कि आज जो है मॉरिशस को डेवलप्ड कंट्रीज़ में गिना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्वागत है कविता में डर का भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियां ढूंढकर उसका अर्थ हमें लिखना है। पहले तो हमें पंक्तियां ढूंढनी है जिसमें डर का भाव है, कि डर का भाव किन पंक्तियों में है, और उसके बाद हमें उन पंक्तियों का अर्थ भी बताना है। तो पंक्तियां हैं, पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो,
कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाए। तो ये पंक्तियाँ जो है, इनसे क्या लग रहा है, इन पंक्तियों में डर की भावना को व्यक्त किया गया है। इन पंक्तियों में श्याम दानेश्वर ने क्या किया है, डर की भावना को दिखाया है कि भारतवासियों के मन में जो गिरमिटियाँ हैं, उनके मन में अभी भी एक डर बना है, उसको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने मदरलैंड और अपने लोगों से। एक तो वो मदरलैंड से बिछड़े, अपने देश से बिछड़े और दूसरे लोगों से भी बिछड़े वो, क्योंकि जब वो पानी वाले जहाज़ पर चढ़कर गए तो क्या हुआ, वो जहाज़ जो थे उन जहाज़ों में सब लोग भर दिया गया उनको, और अलग अलग डॉकयार्ड पर वो जाकर रुक गए। तो वो जो लोग थे आपस में, वो भी वहाँ पर अलग अलग जगह पर उतरे, उनको एक जगह पर नहीं उतारा गया। तो इसलिए वो क्लियर कर रहा है कि पानी वाले जहाज से हमारी ओल्ड मेमोरीज अभी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बिछड़ न जाए, कहीं ये फिर से दोहरा न जाए इतिहास, ये इतिहास जो है फिर से ना दोहरा दिया जाए। इसलिए वो पानी वाले जहाज़ पे चढ़ने से डर रहा है, क्योंकि वो अलग अलग डॉकयार्ड पे जाके रुके थे। उनके जो फोर फादर्स थे वो भी अगर 2-4 थे तो वो अलग अलग जगह पर उतर गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, इससे वो लोग क्या हो गए, बिछड़ गए। यही इंसिडेंट को याद करके उसको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, वो डर, उसके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है कि वो पानी वाले जहाज़ पर बैठे। अब आता है अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन। अभिव्यक्ति है, विश्व बंधुत्व आज के समय की आवश्यकता है, इस पर विचार डालना है। विश्व बंधुत्व क्या है, ब्रदरहुड। विश्व बंधुत्व का अर्थ होता है कि संसार के सभी लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपस में क्या, एक भाईचारे की भावना से रहें, ब्रदरहुड की भावना से रहें। मनुष्य यानी कोई भी आदमी, कोई भी मैन, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, या वो किसी भी नेशन से बिलोंग करता हो, उन सबको क्या करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। विश्व बंधुत्व की जो भावना है, विश्व बंधुता की जो फीलिंग है, उसको, उसकी जगह आजकल कैसी भावना बढ़ रही है, उसकी जगह पर आजकल नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही है। जिसका रिजल्ट क्या है, उसके रिजल्ट से क्या है, संसार को हम कहाँ ले जा रहे हैं, विनाश की ओर ले जा रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही है और हमने जो ब्रदरहुड की भावना है उसको ख़त्म करने लगे हैं हम। तो सभी राष्ट्र, सभी नेशन और उसके सिटीज़न को क्या चाहिए, अगर वो अपना प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उनके अंदर ब्रदरहुड की भावना विकसित होनी चाहिए। लेकिन उसकी जगह पर नेशनलिज्म आ गया है, जिससे उन्होंने क्या किया है, घातक हथियार, घातक वेपन्स बनाने लगे हैं। वो एक दूसरे राष्ट्र का विनाश करना चाहते हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए उन्होंने घातक वेपन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। और विश्व में प्रेम की जगह एक फियरफुल एटमॉस्फेयर बन चुका है, एक फियरफुल एटमॉस्फेयर का निर्माण हो चुका है, वो हमें देखने को मिल रहा है। अतः हमें सभी राष्ट्र, सभी नेशन और नेशंस के जो सिटीज़न हैं, उनसे क्या भावना को जागृत करना है, हमें उनकी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा जो ये पूरा विश्व है, पूरे संसार है, ये इसका विनाश हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए हमें विश्व बंधुत्व की भावना आज के समय के लिए बहुत ही आवश्यक हो गई है। हम को बहुत ही आवश्यक है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करें। आगे आता है हमारा क्वेश्चन, मातृभूमि की महत्ता को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो मातृभूमि क्या है, हमारा मदरलैंड है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग के समान है। इसके साथ वास्ते क्या है, हमारा ये तन है, मन है और प्राण है। तो हमारे देश में जो जन्म लेता है वो क्या करता है, अपनी भूमि को स्वर्ग के समान ही मानने लगता है। हमारी जो ये भूमि है, ये हमारे लिए एक स्वर्ग के समान है, एक हेवन के समान है। जिस तरह से हमें सुख सुविधाएं स्वर्गलोक में, हेवन में मिलती हैं, उसी तरह की सब सुख सुविधा हमें हमारी मदरलैंड भी प्रोवाइड करती है। एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करके उसको जिस तरह से बड़ा करती है, उसी तरह से हमारी जो मदरलैंड है वो भी हमारी हर सुविधा को ध्यान रखती है, हर सुविधा, हर चीज़ हमें प्रोवाइड करती है, हमारा ध्यान रखती है। उसका उपकार, उसके जो बेनिफैक्शंस हैं, हम उसको कभी नहीं लौटा सकते, हम कभी नहीं चुका सकते उसका ये ऋण।
लेकिन जिस धरती पर हमने जन्म लिया है उसको रेस्पेक्ट तो कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं। ये हमारी प्रथम परम कर्तव्य है, यानी ये हमारी फर्स्ट ड्यूटी है कि हम उसको रेस्पेक्ट करें, उसके प्रोटेक्शन करें। और मातृभूमि में ही हमारे क्या हैं, हमारे फोर फादर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यही से हमारी आइडेंटिटी है, यही हमारी आइडेंटिटी है, यही हमारी पहचान है। जिसके मन में अपनी मदरलैंड के लिए लव नहीं है वो उसका सच्चा सपूत कहलाने लायक ही नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें अपने तन मन से अपने मदरलैंड की रक्षा करनी चाहिए। अब आगे हम चलते हैं रसास्वादन की तरफ। तो रसास्वादन क्या है? गिरमिटियों की भावना तथा कवि की संवेदनाओं को समझाते हुए कविता का रसास्वादन करना है। गिरमिटियों की भावना और कवि। गिरमिटिया क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो भारतवासियों को एक अनुबंध के तौर पर जब दूसरे देशों में मजदूर बनाकर भेजा गया, उन मजदूरों को ही क्या कहा गया? गिरमिटिया। तो उनकी भावना। स्वागत है कविता श्याम दानेश्वर द्वारा रचित है। ये एक प्रवासी साहित्य कविता है, यानी माइग्रेंट लिटरेचर जो लोग लिखते हैं, माइग्रेंट होते हैं, वो लिटरेचर लिखते हैं, वो वाली ये पोएम है। इसमें प्रवासी भारतीय साहित्य संग्रह से लिया गया है। माइग्रेंट इंडियन जो साहित्य लिख रहे हैं वो साहित्य संग्रह से इसे लिया गया है। इसमें कवि जो भारतीयों को अपना सब कुछ भुलाकर, कवि क्या कह रहा है कि भारतीयों से, इंडियंस से, कि आप लोगों को अपना सब कुछ, जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं आपकी, जो सैड ओल्ड मेमोरीज़ हैं, उन सबको भुला दो। उन सबको भुलाकर अब मॉरिशस की धरती पर गैदर हो जाओ। यहाँ भारतीयों की सृजनात्मकशीलता का भी वर्णन किया गया है। जब भारतीयों ने यहाँ आकर, जब पहले यहाँ पर उजाड़ था, अनलुक्ड मॉरिशस लगता था, वहाँ पर आके उन्होंने क्रिएटिविटी करी और मॉरिशस को क्या प्रॉस्पेरस बनाया। इससे उनकी क्रिएटिविटी का पता चलता है। कविता की भूल जाओ वो जहाज़ी कारनामे, जो होना था प्रारब्ध में वही तो हुआ हम सबके साथ, अब रोना और रोने से क्या होगा। इन पंक्तियों में क्या मिलता है? इन पंक्तियों से हमें करुण रस देखने को मिलता है। और आगे है, पनिया जहाज़ पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे, तो कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा। से भयानक रस की फीलिंग आती है। यहाँ पर कई प्रतीकों का भी बहुत ही अच्छी ढंग से यूज़ किया गया है। प्रतीकों का जो यूज़ किया गया है, जैसे भारतीयों के रूप में क्या बताया है? जहाज़ी भाई। मॉरिशस के रूप में बताया गया लघु भारत का ये प्रांगण है, नैहर है हमारा। और सृजनात्मक भारतीयों के रूप में बताया है पंकज। अब राक्षस मारीच का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जो मॉरिशस का ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल जो बैकग्राउंड है, उसमें राक्षस मारीच का भी हमें क्या देखने को मिलता है? वर्णन देखने को मिलता है। कविता की भूल जाओ वो जहाज़ी कारनामे, जो होना था प्रारब्ध में वही तो हुआ हम सबके साथ, अब रोना और रोने से क्या होगा। ये मेरी पसंदीदा पंक्तियाँ हैं। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि इसमें पुरानी बातों को भुला देने के लिए कवि कह रहा है। जो हमारी पुरानी बातें हैं, जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं, उनको भुला दो, उन सभी दुखों को भुला दो, जो अनहैप्पी करती हैं हमें बातें, उन सबको भुला देना है। और हमें जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जीने के लिए इंस्पायर कर रहा है पोएट। बीत गई जो बात गई, इसे ध्यान में रखकर हमें अपने जीवन को क्या करना चाहिए? हमेशा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमारे लाइफ को हमेशा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए। कविता में जो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत भारतीय थे, उनको मजदूर बनाकर दूसरे देशों में भेजा गया। उन्हें अपने दुख को भुलाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। उनके जीवन में ये जो सकारात्मक पॉजिटिव बातें भी हुई हैं ना, वो लोगों को वहाँ भेजा गया, वो दुख है, लेकिन उनके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आई, पॉजिटिव बातें भी आई, उनको यहाँ पर एक्सपोज किया जा रहा है। यहाँ पर हमें यूनिटी और प्रेम जैसे वैल्यूज़ को भी दिखाया गया है, उनका भी उदाहरण देखने को मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं साहित्य संबंधी ज्ञान की तरफ। तो प्रवासी साहित्य की विशेषता क्या है? प्रवासी साहित्य हिंदी साहित्य को प्रॉस्पेरस बनाने के साथ साथ क्या करता है? पाठकों को प्रवास की यानी वहाँ की कल्चर, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के रीजन, कंट्री के बारे में भी लोगों को उसकी स्थिति से अवगत कराता है, उसको बताता है। अन्य प्रवासी साहित्यकारों के नाम क्या हैं? अन्य प्रवासी साहित्यकार हैं अभिमन्यु अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, स्नेहा ठाकुर आदि। तो यहीं पर हमारी ये
चैप्टर 7 की एक्सरसाइज जो है हमने सॉल्व कर ली है। और आप आगे प्लेलिस्ट में जाकर दूसरे वीडियोस भी देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।